Build your dreams, live rich, and leave rich. रिच एंड लीव रिच बाय कृष में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स के अलग अलग प्रकारों के बारे में। मतलब हम समझेंगे कि ये सब क्या है ताकि निवेश का फैसला लेना थोड़ा आसान हो जाए। ये बात बिल्कुल सच है। म्यूचुअल फंड की दुनिया सच कहूं तो कभी कभी थोड़ी उलझी हुई लग सकती है ना। पर अगर हम इसकी कुछ जरूरी मतलब टेक्निकल बातें समझ लें तो हम भी भावुक से शिक्षित निवेशक बन सकते हैं और ये सफर आत्मविश्वास से भर जाएगा। तो आज का हमारा मकसद बस इतना सा है कि इस म्यूचुअल फंड की जटिल सी दुनिया को एकदम आसान भाषा में तोड़कर समझें ताकि ताकि लंबे समय में एक अच्छी वेल्थ बनाने में हमें मदद मिले। तो फिर देर किस बात की? चलिए म्यूचुअल फंड के संसार में उतरते हैं और इसके मुख्य कैटेगरीज को समझते हैं। और हाँ, शुरुआत करेंगे सबसे जानी मानी कैटेगरी से। तो इक्विटी फंड्स, इसका सीधा सा मतलब है कि एक साथ कई कंपनियों में एक छोटी सी हिस्सेदारी खरीदी जा रही है। मतलब उन कंपनियों के मालिक बना जा रहा है, भले ही एक छोटे से हिस्से के। ये फंड्स उन निवेशकों के लिए बेहतरीन हैं जो लंबे अवधि के लिए सोच रहे हैं और हाँ, थोड़ा ज्यादा जोखिम लेने से घबराते नहीं। अब ये जो टेबल है ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, इक्विटी फंड्स को भी कंपनी के साइज के हिसाब से बांटा गया है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। इससे होता ये है कि हर निवेशक अपने रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से सही फंड चुन सकता है। कम रिस्क तो लार्ज कैप, ज्यादा रिटर्न की उम्मीद तो स्मॉल कैप। अब आते हैं डेट फंड्स पर। इसे आप ऐसे समझिए कि अपना पैसा सरकार या बड़ी बड़ी कंपनियों को उधार दिया जा रहा है और बदले में वो एक तय ब्याज देते हैं। तो ये उन लोगों के लिए एक काफी सुरक्षित विकल्प है जिन्हें एक स्थिर प्रिडिक्टेबल इनकम चाहिए। और देखिए, डेट फंड्स में भी बहुत वैरायटी है, जैसे लिक्विड फंड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स, गिल्ड फंड्स। ये सब अलग अलग समय के लिए बने हैं। मतलब अगर कुछ दिनों के लिए पैसा पार्क करना है तो उसके लिए अलग फंड है, और अगर कुछ सालों के लिए निवेश करना है तो उसके लिए अलग। और फिर आते हैं हाइब्रिड फंड्स, जिन्हें बैलेंस्ड फंड्स भी कहते हैं। ये वाकई बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स वाला मामला है। मतलब एक ही फंड में इक्विटी का ग्रोथ पोटेंशियल भी मिलता है और डेट फंड्स की स्थिरता भी, एकदम बढ़िया बैलेंस। यहाँ पर सारा खेल इक्विटी के प्रतिशत का है। देखिए, जितना ज्यादा इक्विटी में पैसा लगेगा उतना ज्यादा रिस्क और उतना ही ज्यादा रिटर्न की संभावना। इसीलिए एग्रेसिव, बैलेंस्ड और कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स होते हैं ताकि हर कोई अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से चुन सके। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि फंड्स कितने तरह के होते हैं, पर अब आता है सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल, अपने लिए सही फंड चुने कैसे। ये 3 कदम बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले अपना लक्ष्य तय करें, पैसा क्यों चाहिए, फिर देखें कि कितना रिस्क लिया जा सकता है, और आखिर में ये तय करें कि कितने समय के लिए पैसा लगा सकते हैं। पर याद रखिए, सबसे पहले आता है आपका लक्ष्य। वही तय करेगा कि आगे का रास्ता क्या होगा। और ये चार्ट इसी बात को बहुत अच्छे से दिखाता है। देखिए, हर निवेशक एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग हैं जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते, बस चाहते हैं कि उनका पैसा सुरक्षित रहे। और कुछ हैं जो ग्रोथ और सुरक्षा के बीच एक बैलेंस बनाना चाहते हैं। क्या शानदार बात कही है। जैसे हम बीमारी देखकर दवा लेते हैं, दवा का रंग देखकर नहीं, ठीक उसी तरह हमें अपने वित्तीय लक्ष्य को देखकर निवेश चुनना चाहिए। किसी फंड का पिछला प्रदर्शन या आजकल क्या ट्रेंड में है, ये देखकर नहीं। अच्छा, अब एक और बहुत जरूरी बात पर आते हैं। म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के आप कह सकते हैं 2 मुख्य फलसफे या तरीके होते हैं, एक्टिव और इंडेक्स। फर्क बहुत सीधा है। एक्टिव फंड्स में एक फंड मैनेजर होता है जिसका काम है बाजार को हराना, यानी ज्यादा रिटर्न कमाना। वहीं इंडेक्स फंड्स बस बाजार की नकल करते हैं, जैसे निफ्टी 50। अब सवाल ये है कि क्या एक मैनेजर की काबिलियत के लिए ज्यादा फीस देना सही है या फिर कम खर्च में बाजार के बराबर रिटर्न से खुश रहना है। और जब हमने फीस की बात की है तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि ये वो चीज़ है जो सीधे सीधे हमारे रिटर्न पर असर डालती है। एक्सपेंस रेशियो, ये वो सालाना फीस है जो फंड को चलाने के सारे खर्चों के लिए ली जाती है। ये प्रतिशत में होती है और ये सुनने में भले ही छोटी लगे, पर याद रखिए, लंबे समय में ये छोटा सा प्रतिशत भी हमारे रिटर्न पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। और यहीं पर डायरेक्ट और रेगुलर प्लान का फर्क आता है। डायरेक्ट प्लान आप सीधे फंड कंपनी से खरीदते हैं, कोई बिचौलिया नहीं।
रेगुलर प्लान में एक डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर होता है, और क्योंकि रेगुलर में कमीशन जाता है, उसका एक्सपेंस रेशियो हमेशा ज़्यादा होता है। मतलब सिर्फ ये एक सही चुनाव करके लंबे समय में रिटर्न बढ़ाया जा सकता है। चलिए, अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जो अक्सर लोगों को थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, और वो है टैक्स। समझते हैं कि भारत में म्यूचुअल फंड से होने वाले मुनाफे पर टैक्स कैसे काम करता है। इक्विटी फंड्स के लिए जादुई नंबर है 12 महीने। अगर 12 महीने से पहले बेच देते हैं तो वो शॉर्ट टर्म गेन है, अगर 12 महीने के बाद तो वो लॉन्ग टर्म गेन है। और जैसा कि देखा जा सकता है, 1 साल से ज़्यादा निवेश रखने पर टैक्स में काफ़ी फायदा मिलता है। अब डेट फंड्स के लिए नियम थोड़ा अलग है। यहाँ लॉन्ग टर्म के लिए आपको 36 महीने यानी 3 साल तक निवेश रखना पड़ता है, और चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, गेन आपकी इनकम में जुड़ जाता है, और आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से ही उस पर टैक्स लगता है। तो कुल मिलाकर बात यह है, जब हम म्यूचुअल फंड की स्ट्रक्चर, उसकी लागत और उस पर लगने वाले टैक्स को समझ जाते हैं, तो हम सिर्फ पैसा बचाने वाले नहीं रह जाते, हम एक आत्मविश्वासी वेल्थ क्रिएटर बन जाते हैं। यही ज्ञान हमें सही फैसले लेने की ताकत देता है। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे, म्यूचुअल फंड का ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसके बारे में आप और जानना चाहते हैं? नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए, ताकि हम अगली बार उसे और भी आसान बना सकें। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइव रिच एंड लीव रिच बाय कृष में जुड़ने के लिए धन्यवाद।